अहमदाबाद में आज एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई जिसने जन आंदोलन की आग को एक बार फिर देश के सामने प्रदर्शित किया है। 22 साल का नौजवान हार्दिक पटेल जाति के लिए अतिरिक्त मांग करता दिखाई दे रहा था। ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा यह व्यक्ति पटेल समुदाय को किस तरीके से एकजुट कर गया है, इसकी बानगी आज अहमदाबाद में देखने को मिली। हार्दिक पटेल की एक पुकार पर तकरीबन 4 से 5 लाख लोग आज अहमदाबाद में जुटे। भीड़ देखते बन रही थी और हार्दिक पटेल मंच से लगातार गूंज रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार हर किसी को चेतावनी दी कि अगर पटेल समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया तो फिर यह ठीक नहीं होगा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने में पटेल सरकार की जो अहम भूमिका रही है, पटेलों की जो अहम भूमिका रही है, वो भी अब ऐसा होता नहीं दिखाई देगा। सरकार को इसे लेकर चेत जाना चाहिए। शाम होते होते इस रैली के सबसे प्रमुख चेले यानी कि हार्दिक पटेल की हिरासत में ले जाने की खबरें सामने आती दिखाई दी। इस पूरी मुहिम को एक तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार हार्दिक पटेल के आसपास के तमाम लोगों से बातचीत कर रही है और कोशिश इस बात की हो रही है कि हार्दिक पटेल को एक अलग खेमे में रख दिया जाए और कुछ एक लोगों से बातचीत कर इस पूरे मूवमेंट को बीच में ही रोकने की कोशिश की जाए। क्या वाकई में यही तरीका होना चाहिए इस तरह के जन आंदोलन से निपटने के लिए? जरा आप सोचिए, 22 साल का एक नौजवान, उसकी आवाज पर सूरत में तकरीबन 2 लाख लोग जमा हो जाते हैं। उसके एक आवाज पर अहमदाबाद में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग जमा होते हैं। और मुद्दा क्या है? ओबीसी श्रेणी में पटेल का आरक्षण। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि पटेल समुदाय गुजरात में वर्चस्व के मामले सबसे आगे है। चाहे आप व्यापार की बात करें, चाहे आप राजनीतिक शक्ति की बात करें, चाहे आप गांवों में पटेल के प्रभाव की बात करें, पटेल समुदाय सबसे आगे रहा है। लेकिन आज वो समुदाय जो सवर्ण है वो आज ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। आखिरकार आरक्षण की यह नीति और राजनीति कहां जा रही है? हार्दिक पटेल से न्यूज नेशन ने सीधे बात की। हमने 3 प्रमुख सवाल हार्दिक पटेल के सामने रखे। क्या हार्दिक पटेल ये चाहते हैं कि देश के संविधान में संशोधन हो ताकि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार बना दिया जाए, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए? दूसरा सवाल हमने रखा कि क्या हार्दिक पटेल आरएसएस की उस सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो ये कहती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं? और तीसरा सवाल, क्या मोदी के गुजरात से मोदी का परचम उखाड़कर कांग्रेस का परचम लहराने की कोशिश हार्दिक पटेल कर रहे हैं? इन तीनों सवाल का जवाब हार्दिक पटेल ने क्या दिया, सबसे पहले ये देखिए। सुप्रीम कोर्ट के संविधान में यह भी नहीं लिखा रात को 3:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए 3:30 बजे कोर्ट खुली रह सकती है। ये देश के युवा की बात है, देश के भविष्य की बात है, देश के युवा के हक की बात है, तो संविधान चेंज होना चाहिए। कोई कांग्रेस भाजपा से हम नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं। कांग्रेस या भाजपा से हमें कोई मतलब नहीं। हम पहले जो हमें जो सही मांग हमें रखेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, उसे हम चुनेंगे। अब बदल तो ये पॉलिटिक्स नेता कर भी नहीं किया सकते हैं। अपने वोट बैंक की राजनीति पर पूरे देश में आरक्षण घुसा दिया है। तो पहली बात है कि आरक्षण रखा है तो रखने दो, सबको दे दो आरक्षण, ताकि आरक्षण ही हट जाए। 22 साल के एक नौजवान के उद्गार को हमने आपके सामने रखा, लेकिन इस 22 साल के नौजवान ने आज अहमदाबाद में अपनी ताकत कैसे दिखाई, आइए जरा उस पर यह रिपोर्ट देखिए। गुजरात के 22 साल के इस नौजवान की एक आवाज ने लाखों लोगों को एक मंच के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। पटेल आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में बड़ी रैली की, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस रैली की शक्ल बताने के लिए काफी थी कि हार्दिक की आवाज और उनकी मांग को पटेल समुदाय पूरी तरह सुन रहा था। रैली के मंच से हार्दिक पटेल ने ऐसी हुंकार भरी कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। अरे भाई, हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है और इस पाटीदार कोई उस पर राज नहीं करता। हार्दिक पटेल के आंदोलन ने राज्य की आनंदीबेन पटेल सरकार को भी हिला कर रख दिया। हार्दिक पटेल ने मंच से सीधी चेतावनी दे डाली कि आरक्षण लेकर रहेंगे, नहीं तो तख्ता पलट देंगे। 2017 वाला है, कानून में किचन नहीं करने पड़ेगा। समाज कभी
हार्दिक पटेल की एक आवाज पर पटेल समुदाय सड़क पर उतर आया। नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। खुद को सरदार पटेल का वंशज बताने वाले हार्दिक पटेल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेटा। मंच से सीधा ऐलान किया कि वो आरक्षण लेकर रहेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे। अगर दोगे तो प्यार से लेंगे, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। पटेल समाज मांग कर रहा है कि ओबीसी कोटे के 27% आरक्षण में उन्हें भी शामिल किया जाए। सरकारी नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें जगह मिले। पाटीदार समाज आरक्षण के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह है गुजरात में पाटीदार समाज का बड़ा वोट बैंक। गुजरात में पटेल समुदाय की आबादी 20% है, जो पिछले 3 दशक से बीजेपी की सत्ता के साथ जुड़ा रहा है। आनंदीबेन पटेल खुद पाटीदार समाज से आती हैं और उनकी सरकार में 6 मिनिस्टर भी पटेल हैं। गुजरात में पटेलों का दबदबा है। हीरे के कारोबार से लेकर रियल एस्टेट, एजुकेशन में इस समुदाय का बोलबाला है। पाटीदार समाज के लोगों के पास जमीन भी अच्छी खासी है। यही वजह है कि पटेल समाज से कोई भी राजनीतिक पार्टी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण देने का आधार क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जाति के आधार पर किसी समुदाय विशेष की आरक्षण की मांग सही है? क्या वोट बैंक को हथियार बनाकर आरक्षण की राजनीति करना ठीक है? क्या हमारे देश में आरक्षण का आधार सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो? अहमदाबाद की जीएमडीसी ग्राउंड में रैली करके हार्दिक पटेल ने ये बता दिया है कि उसके साथ जन समर्थन भी है और वो एक लंबी तैयारी करके भी लगा हुआ है। राम के वनवास की तरह वो 14 साल तक आंदोलन कर सकते हैं, जेल जाने को तैयार है, दिल्ली पहुंचने को तैयार है और जनता उनके साथ है। अहमदाबाद में पूरब पटेल और वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। अहमदाबाद में आज जो घटित हुआ वो दरअसल उसकी एक वानगी हमने सूरत में देखी थी, जब हार्दिक पटेल की एक आवाज पर तकरीबन 2 लाख लोग सूरत में जमा हो गए थे। क्या वाकई में आरक्षण के ऊपर होने वाली राजनीति में अब एक नया पहलू आता दिखाई दे रहा है? इससे पहले कि इस चर्चा को हम शुरू करें, हम आपके सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आज सुबह से लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस मुद्दे पर न्यूज नेशन पर चर्चा के लिए आए, लेकिन अफसोस की बात है कि राजनीतिक पार्टियां, खास करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्या यह अपने आप में काफी नहीं है? आइए फिर भी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ ओबीसी कमीशन के सदस्य शकील अंसारी साहब हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, संविधान विशेषज्ञ पीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी विजय त्रिवेदी जी अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। हार्दिक पटेल को अभी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर क्या इस पूरी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, या दरअसल यह माना जाए कि हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने से उसे एक तरह से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है? सरकार बहुत परेशान थी। आज सवेरे जो 5 लाख के से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए जीएमडीसी ग्राउंड में, और उस ग्राउंड में इसको देखकर सरकार को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को दिन भर वो लगातार अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ और बड़े अफसरों के साथ बैठक करती रही और शाम को ये तय किया गया, क्योंकि एक ऑफिशियली तौर पर उनको शाम तक की यहाँ पर इजाजत थी, और जब हार्दिक पटेल ने रात को भी बैठकर अनशन करने का फैसला किया तो सरकार ने ये कोशिश की। और हम अभी यहाँ जीएमडीसी ग्राउंड पर हैं, जहाँ सवेरे 5 लाख लोग मौजूद थे, वो अब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। पुलिस ने बचे हुए लोगों को लाठीचार्ज करके, मीडिया पर भी लाठीचार्ज करके, कुछ कैमरे भी हमारे मित्रों के टूट गए हैं, उसको हटाने की कोशिश की, क्योंकि सरकार बहुत परेशान हो गई। वो हीरो नहीं बनाना चाहती, लेकिन वो नहीं चाह रही थी कि अगले 2 दिन जो 48 घंटे उन्होंने सोचे हैं अनशन पर बैठने की, कहीं उससे और राजनीति गरमाए नहीं। हार्दिक पटेल को लेकर वो तनाव में थे, टेंशन में थे। यही एक वजह रही। हीरो बनाने की कोशिश तो आनंदीबेन पटेल कर सकती, क्योंकि इस पूरी रैली से, ये आज आखिरी रैली उनकी थी, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार है, गुजरात की सरकार, वो बड़ी परेशान थी। और उसको ध्यान है कि चिमन भाई पटेल के वक्त भी छात्र आंदोलन से वो सरकार गिर गई थी, तो कहीं ये सरकार ना हिल जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल देव जी, क्या आज गुजरात में जो आंदोलन शुरू हुआ है उसे इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि आर्थिक आधार आरक्षण का होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कई बार अपनी बातों को सामने रखा, लेकिन इसे मानने को राजनीतिक दल तैयार होते नहीं दिखाई दे रहे। गुजरात में अगर पटेल समुदाय को ओबीसी आरक्षण चाहिए, तब इससे ज्यादा दुखद स्थिति आरक्षण को लेकर और क्या हो सकती है? बिल्कुल अजय, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सबसे शक्तिशाली और संपन्न वर्ग है
जाति है कह लें गुजरात में, वो आज अपने को पिछड़े वर्ग में, अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करना चाहती है। तो इसके पीछे की मानसिकता जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि आरक्षण जिन उद्देश्यों के लिए लाया गया था उसमें मुख्यतः उसकी कसौटी को आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन ही बताया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल एक पैतृक रूप से चलने वाली जाति व्यवस्था को और मजबूत करने वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगा। और अब तो वो शुद्ध वोट बैंक ही एक राजनीति में आके हो गया। तो एक तो कारण इसका ये है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हुए, आर्थिक सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली होते हुए भी पिछले कई दशकों में समाज जिस तरह से बदला है भारत में भी और गुजरात में भी, उसमें चूंकि शिक्षा की ओर ज्यादा पाटीदार समाज नहीं गया था, उसने अपने आप को या तो कृषि में लगाया था या व्यापार धंधों में लगाया था, उसको धीरे धीरे अपने पिछड़ने का एहसास होने लगा, क्योंकि नई शिक्षा ने जो नई तरह की नौकरियां, नए तरह के रोजगार के अवसर, नई तरह की जीवन शैलियां पैदा की हैं, जिनका लाभ दूसरे वर्गों को, उससे पिछड़े और कमजोर वर्गों को मिल रहा था और उसको नहीं मिल रहा था। तो उसके बेरोजगार युवाओं में एक प्रतिहिंसा और एक बदले की भावना उनमें जग रही थी, एक असंतोष पनप रहा था। इसको एक आग की तरह भड़काने का काम हार्दिक ने किया और ये अभी भी समझ में हम लोगों के और गुजरात के लोगों को भी नहीं आ रहा है कि अचानक 2 महीने में इतना ज्यादा शक्तिशाली ये आंदोलन कैसे बन गया। और एक युवा जिसका कोई इतिहास नहीं है इस तरह की जन आंदोलनों का, वो उनका सबसे बड़ा नेता कैसे बन गया। तो अभी हमें थोड़ा और समय लगेगा और समय चाहिए इस पूरी परिघटना को समझने के लिए। लेकिन ये तय है कि इसने जो पूरी एक जो स्थायित्व बना हुआ था, जो एक जातीय और सामाजिक स्थिरता थी गुजरात की, उसको हिलाया ही है। आनंदीबेन पटेल की सरकार को भी बहुत बुरी तरह हिलाया। बिल्कुल। अंसारी साहब, अब यही सवाल हम आपके सामने रखते हैं। जाटों को आरक्षण चाहिए राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जबकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली और कई मामलों में बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न जाति है। उसी तरीके से अब पटेल को आरक्षण चाहिए। दरअसल गुजरात में तो क्षत्रिय भी कहने लगे हैं कि पटेल को भी आरक्षण दो और हमें भी आरक्षण दो, ब्राह्मण को भी आरक्षण दो। तो जातीय व्यवस्था पर आधारित इस ओबीसी आरक्षण का मतलब क्या रह जाता है फिर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आरक्षण जो पिछड़े वर्गों के लिए है, जिसको टर्मिनोलॉजी में सेंट्रल में हम उसको ओबीसी कहते हैं, राज्यों में तो पिछड़ा वर्ग और कई जगह 2 भागों में है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन का मूल्य क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। जब मंडल आयोग आया था तो उस वक्त 2 धरा था। एक धरा जो मंडल की रिपोर्ट के आधार पर जिसको रिजर्वेशन को माना गया था, और जो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में जो रिजर्वेशन चल रहा था वो था सामाजिक पिछड़ापन। और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही जिनके साथ सदियों से जुल्म और ज्यादती के शिकार जो लोग हुए हैं उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का था। दूसरा धरा यह कहता था कि नहीं, आर्थिक होना चाहिए, और आर्थिक होना चाहिए चूंकि गरीब लोगों को भी प्रोटेक्शन चाहिए, उनको भी शिक्षा चाहिए, उनको भी नौकरी चाहिए। ये 2 चीजें सामने आई तो ये मामला तो खत्म हो चुका। जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में यह मामला गया, इंदिरा साहनी केस में 9 जजों के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया। एक सेकंड मैं इसको पूरा कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह फैसला कर दिया जब कि आर्थिक आधार संवैधानिक नहीं है और आर्थिक आधार रिजर्वेशन के लिए हो नहीं सकता। सामाजिक पिछड़ापन, लेकिन उसमें सामाजिक पिछड़ेपन में देखना है आर्थिक और एजुकेशनल पिछड़ापन, ये सब में नहीं देखना है। जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, तो रिजर्वेशन गरीबों के लिए नहीं है। अंसारी साहब, अगर आप रिजर्वेशन की बात करें तो शायद रिजर्वेशन का प्रावधान संविधान में तो कहीं था ही नहीं। इसे महज 10 साल के लिए लागू किया गया था, जिसे हर राजनीतिक दल सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए 10 साल का एक्सटेंशन छोड़िए, लगातार एक्सटेंशन देते देते आज भी जनता के ऊपर थोपते दिखाई दे रहा है। क्या रिजर्वेशन का आधार आर्थिक क्यों ना होना चाहिए? तमाम विकसित देशों में अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो आर्थिक आधार पर। उसी चर्चा को एक बार फिर हार्दिक पटेल जैसे तमाम नेता सामने ला रहे हैं। क्या इस वास्तविकता से आज राजनीतिक वर्ग आंखें मूंदा नहीं बैठा है? नहीं, देखिए, ऐसा है
कि कोई भी व्यवस्था संविधान के मुताबिक चलती है, कानून के मुताबिक चलती है। जो संविधानिक तरीके से ये जो रिजर्वेशन लागू है, अगर उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता अगर होगी तो कानूनी तरीके से परिवर्तन करेंगे। और ये तब तक कैसे होगी? अगर राजनीति नहीं होती तो आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में होते। उनका न होना अपने आप में साबित करता है। उर्मिलेश जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आज वास्तविकता के धरातल पर यह तय नहीं होना चाहिए? आर्थिक पैमाना, उसके अलावा और कुछ नहीं? पता नहीं आपके पास कितना वक्त है इस कार्यक्रम के लिए। बहुत गंभीर और जटिल प्रश्न है, और इसलिए मैं जटिल कह रहा हूं क्योंकि जो मंडलवादी थे और जो मंडल विरोधी थे एक दौर में, दोनों में ज्यादातर लोगों ने मंडल रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। क्योंकि जब भी मैं विमर्श में उतरता हूं, जब भी मैं उनसे बात करता हूं, तो मुझे हमेशा इस बात का एहसास होता है कि मंडल रिपोर्ट को पढ़ा नहीं गया और मंडल रिपोर्ट को महज आरक्षण का मंत्र माना गया, जबकि मंडल रिपोर्ट में ऐसे बहुत सारे मसले थे जिसको आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट, जैसे एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बातें उसमें थी, जैसे उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक खास ढंग के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात थी। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान में, और संविधान से भी पहले जब पूना पैक्ट की बात चल रही थी अंबेडकर और गांधी की, उस वक्त से सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के तहत एफर्मेटिव एक्शन की एक व्यवस्था की बात चली थी, और वही बाद में हमने उपलब्ध कराया आरक्षण के सिद्धांत को। और उसका जो आधार था अजय, वो आर्थिक कभी नहीं था। उसकी जो बुनियाद थी वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, इसमें जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं उनके लिए समतावादी समाज की अलग लड़ाई थी, जिसको बहुत सारे लोग आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन जो सोशल जस्टिस का फार्मूला जो था, जिसको अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आरक्षण का था। इसीलिए जब हम आर्थिक की बात करते हैं तो कंफ्यूज लोग करते हैं। आरक्षण इसलिए भारत में लागू किया गया था कि गरीबों को आगे बढ़ाना है। उसके लिए तो आप और सारे रिफॉर्म्स कीजिए, जमीन को बांटिए, आप उनको बेहतर रोजगार दीजिए, लेकिन जो एफर्मेटिव एक्शन इंडिया में भारत में लागू किया गया, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ही खड़ा होता है कि एफर्मेटिव एक्शन क्या 50% रिजर्वेशन से होता है? नहीं, अफर्मेटिव एक्शन एक छोटे से तबके के लिए किया जाता है। नहीं, जब देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि जब SC ST के लिए लाया गया, उसके बाद बहुत पहले से ये कोशिश की जा रही थी कि जो समाज के अन्य पिछड़े तबके हैं उनके लिए लाया जाए। काका कालेलकर आयोग बना, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। इसके बाद उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस बारे में, उनको भी कन्फ्रंट करना पड़ा, लेकिन वो आमतौर पे उस समय जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके अंदर न तो इतनी जागरूकता थी, न इतनी शैक्षिक। लेकिन आज की बात करें उर्मिलेश जी, आज की बात करें उर्मिलेश जी, आज क्या जरूरी है? आज जरूरत इस बात की है, जैसे अगर आप बेसिक सवाल पूछें आज का कि क्या हार्दिक पटेल जी के नेतृत्व में जो गुजरात का आंदोलन है वो क्या है, मुझे लगता है कि गुजरात के जो पटेल लोग हैं, मैं गुजरात थोड़ा सा मैंने भी घूमा है, मैंने भी रिपोर्ट किया है समय समय पर। मैं मानता हूं कि जिस तरह जो मध्यवर्ती जातियों के जो संपन्न तबके हैं, जिनमें पटेल भी आते हैं, जैसे हरियाणा में जाट आते हैं, इनके बड़े नेताओं ने भी आजादी के बाद के जो बड़े नेता, उन्होंने भी कभी आरक्षण की मांग नहीं की। जैसे चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल आरक्षण के सबसे बड़े बड़े समर्थक नेता चौधरी चरण सिंह थे, लेकिन उन्होंने जाटों के आरक्षण की मांग नहीं की। सरदार पटेल ने कभी पटेलों के आरक्षण की मांग नहीं की। तो ये आरक्षण का जो की मांग आज हार्दिक पटेल कर रहे हैं या उनके समर्थक कर रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और मैं नहीं समझता कि पटेल कम्युनिटी में जो गरीब तबके हैं, देखिए काठियावाड़ का इलाका एक है, एक सेकंड मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त जरा कम हो रहा है। मैं एक मिनट, एक वाक्य, दो वाक्य। काठियावाड़ के इलाके में पटेल लोग काफी कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी गरीब हैं, लेकिन उसी काठियावाड़ से ऐसे भी लोग हैं जो सूरत के डायमंड इंडस्ट्री पर जिनका वर्चस्व है। तो कुल मिलाकर जहां विपन्नता है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन पटेल एज ए कम्युनिटी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड गुजरात में नहीं है, कम से कम नहीं मानी जा सकती। गुजरात में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि मैं, वो बिहार के कुर्मियों की तरह नहीं है, जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के कुर्मियों की तरह नहीं है, भले वो आपस में एक परिवार बताएं अपने को। इससे पहले कि मैं विजय जी आपसे एक आखिरी सवाल लूं, त्रिपाठी साहब, क्या आपको लगता है कि मौजूदा वास्तविकता को देखते हुए
या तो संविधान में आरक्षण को लेकर संशोधन करने की आवश्यकता है, या फिर वाकई में चीजों को एक बार फिर से विस्तृत तरीके से देखने की जरूरत है। क्योंकि आज ऐसा लगता है कि आरक्षण एक ऐसा मंत्र है जिससे हर राजनीतिक पार्टी दूसरे को हाँकने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से बिल्कुल, आज आजादी के 60 साल के बाद जो भारत जिस दौर में है उसमें निश्चित रूप से आरक्षण की नीति में सुधार और संशोधन की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि व्यक्ति पिछड़ा होता है, गरीब होता है, जाति गरीब नहीं होती, जाति पिछड़ा नहीं होता आज के दौर में। यानी कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनको हम कथित रूप से पिछड़ा कहते रहे हैं, उनमें भी साधन संपन्न राजनीतिक शक्तिशाली रूप से लोग हो सकते हैं, और जो कथित रूप से अगड़ी जातियां हैं उनमें भी गरीब लोग हो सकते हैं जी। दूसरी बात, आज आरक्षण की राजनीति ने देश को उस मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, ऐसा देश का कोई जाति और समुदाय नहीं है जो ये न कहता हो कि हमें पिछड़ा घोषित करो, जो ये न कहता हो कि हमें पिछड़ों के नाम पर आरक्षण दो। जिस देश में पिछड़ने की होड़ मच जाएगी वो देश आगे कैसे जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहाँ पर रखा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी की वजह से मुझे इस चर्चा को जरा खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन विजय जी, एक आखिरी सवाल, क्या हार्दिक पटेल का ये अभियान आनंदीबेन पटेल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत की घंटी है? बिल्कुल, यदि राजनीतिक तौर पर देखें तो मुसीबत की घंटी है, क्योंकि पटेल जो है वो 19% हैं गुजरात में, और वो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर है। खुद आनंदी पटेल भी जो है पाटीदार समाज से हैं, 4 मुख्यमंत्री यहां से रहे हैं। लेकिन जो सवाल उर्मिलेश ने उठाया था वही हार्दिक से मैंने पूछा था कि आप अगड़ों को क्यों पिछड़ा बनाना चाहते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पूरे दिन भर जो रैली हुई उसमें जितने वक्ता बोले वो पटेलों की ताकत की जो है वो तारीफ कर रहे थे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में किस तरह से पावरफुल है, हिंदुस्तान में किस तरह से पावरफुल है। और एक और करेक्शन मैं थोड़ा सा करना चाहता हूं कि गुजरात में जो मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बड़े टेक्निकल कॉलेज हैं, वो सारे के सारे पाटीदार समाज चला रहे हैं। तो इसलिए वहां पर कोई कमजोर, ऐसा लगता है कि संपर्क टूट गया है विजय से हमारा। मैं क्षमा चाहता हूं, चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बुनियादी सवाल आज यहां पर यही खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्या आरक्षण वाकई में एक सिर्फ राजनीतिक हथियार है? और अगर है तो क्या आज उसे आर्थिक स्थिति पर नहीं जोड़ना चाहिए? बहुत धन्यवाद।